हेलो एमर्स, आज हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फोर्सेस में ये बात किया था कि ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल कहलाते हैं। दैट मीन्स हर एक बॉडी के ऊपर ये फोर्सेस लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ फोर्सेस में जो हम लोग पढ़ा रहे थे, यानी जो पढ़ रहे थे सिंपल टाइप्स ऑफ फोर्सेस में। क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में। तो इस यूनिवर्स में टोटल कितने फंडामेंटल फोर्सेस हैं? फंडामेंटल फोर्सेस इन दिस यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, और वो टोटल कितने हैं? 4। मतलब ये फोर्सेस के थ्रू ही सभी फोर्सेस आते हैं, यही हमारे मेन फोर्सेस है। फंडामेंटल है भैया। फंडामेंटल का मतलब मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जहाँ लग गया फंडामेंटल मतलब बहुत बड़ी, बहुत आवश्यक चीज है। और ये किसी भी बॉडी पे फोर्स का मतलब ये ऐसे फोर्सेस हैं जो हर एक बॉडी के ऊपर लगेंगे ही लगेंगे। 100% श्योरिटी इसको रख लीजिएगा। और वो 4 फोर्सेस में हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको कौन लगाता है? और धरती मैया, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स धरती मैया लगाती हैं। और धरती मैया लगाती है इसका मतलब समझ पा रहे हैं? क्या केवल धरती मैया लगाती हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। चूंकि हम अर्थ पे हैं तो हम हमेशा इसी को फील करते हैं। जो हमारा अर्थ है, यानी जो धरती मैया, मतलब हम धरती पे है ना, तो केवल हम धरती मैया का फोर्स समझते हैं। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे किसी और प्लानेट पे, चूंकि अर्थ क्या है? एक प्लानेट है। हम किसी और प्लानेट पे चले जाएं, किसी और स्टार पे चले जाएं, तो हर प्लानेट, हर स्टार अपने मास के कारण किसी भी स्मॉल मास वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है? लगाता है और अपनी ओर क्या करता है? खींच के रखता है। क्योंकि अगर जिसका मास कम रहेगा तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला भी पढ़ा था, F = G m1 m2 अपॉन r²। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक और रिलेशन बताने से पहले ये बात बहुत पहले बताई हुई है, जब आप LKG में पढ़ना स्टार्ट किए थे, कि देखिए जो क्वांटिटी, अगर मान लीजिए कभी भी एक क्वांटिटी की वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है, ठीक है, तो जो उसकी ऊपर वाली वैल्यू होती है, न्यूमरेटर जिसको बोलते हैं, अगर आप इसको बढ़ाओगे तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर क्या होगी? इंक्रीजमेंट होगी। यानी ऊपर वाली क्वांटिटी को बढ़ाने से फोर्स क्या होगा? बढ़ेगा। m1 और m2 क्या है? 2 ऑब्जेक्ट के मास है। 2 ऑब्जेक्ट के मास यानी 2 वस्तुओं के द्रव्यमान है। तो अगर वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ रहा है तो इसका मतलब उनके अंदर जो लग रहा होगा, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, वो भी क्या होगा? बढ़ रहा होगा। जबकि अगर कोई चीज डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर वाले को अगर हम जितना बढ़ाएंगे, यानी डेनोमिनेटर वाला जितना बढ़ेगा उतना इस वैल्यू के अंदर क्या होगा? डिक्रीजमेंट होगा। यानी मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, तो इसके सेंटर से इस दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है उसी को हम लोग r से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये दूरी जितनी बढ़ाएंगे आप, उतना फोर्स क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑब्जेक्ट का मास बढ़ाने से फोर्स क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा। लेकिन अगर दूरी बढ़ाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? कम होगा। यानी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को उतना तेजी से नहीं खींच पाएगा। ठीक है, और इसके बाद मैंने ये भी बात किया था, इट इज द वीकेस्ट फोर्स। वीकेस्ट फोर्स मैंने बोला था, इसको क्या बोला था? वीकेस्ट फोर्स। सबसे कमजोर बल है चारों फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरी बात की थी। दूसरी बात जो की थी वो क्या था? इंटरन्यूक्लियर फोर्स था। इंटरन्यूक्लियर नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये कौन सा फोर्स था? अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? कि हिंदी मीडियम वाले एकदम टेंशन नहीं लेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये आपका फेवरेट फोर्स। आपको दुनिया में, आप पूरे जीवन में कुछ पढ़े ना पढ़े, इसको आप अच्छे से जानते होंगे, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ तो मुझे पता है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मतलब अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल की अगर मैं बात करूं तो ये किसके बीच में लगता है? तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा हुआ है कि वो किससे मिलके बना हुआ है भैया? छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। और इन छोटे छोटे कणों को आपस में जो बल बांध के रखता है, जो फोर्स अट्रैक्ट करके रखता है, वो क्या कहलाता है? आपका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स। और अगर ये फोर्स रहता है तभी एक ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है वो क्या होता है? डिफाइंड होता है, यानी फिक्स्ड होता है। इस मार्कर का शेप ये है
और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस टैबलेट की, तो टैबलेट की बात कर रहे थे हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में। तो ये टैबलेट का भी जो शेप है वो क्या है, फिक्स है। तो अगर ये टैबलेट का शेप फिक्स है तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि हर सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है और वो छोटे छोटे पार्टिकल ही बंधे हैं। बंधे हैं कि नहीं है? ऐसा तो है नहीं कि मैं इसको खींच रहा हूँ तो इसके पार्टिकल इधर से उधर चले जा रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब कोई फोर्स इनको पकड़ के रखा है इधर की ओर। देखिए मैं खींच रहा हूँ तो क्या जा रहे हैं? नहीं ना, इसका मतलब इधर की ओर पार्टिकल ने खींच के रखा हुआ है ना, इसीलिए नहीं जा रहे हैं। तो इसका सीधा अर्थ क्या है कि इनके बीच में कोई फोर्स लग रहा है जो इनको खींच के रखा हुआ है, जो इनके अंदर मतलब बदलाव से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्योंकि आप ये पढ़े हो कि अगर हम किसी के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यानी हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो उसके अंदर चेंज आएगा। क्या यहाँ पे चेंज आ रहा है फोर्स लगाने पे? नहीं आ रहा है फिलहाल में। तो इसका मतलब कोई तो ऐसा होगा जो हमारे फोर्स को जीरो कर रहा होगा, नहीं तो इसके अंदर क्या आता? चेंज आता। ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो 5 तरीके के चेंज आएंगे ही आएंगे, सबको पता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होता है भैया? तो ऐसे फोर्सेस जो क्या होते हैं, जो किसी भी पदार्थ के कणों को आपस में क्या करते हैं, चिपका के रखते हैं। और इन दोनों फोर्सेस को मैं देखूं तो ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होते हैं, अट्रैक्शन के पोर्शन में होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स होते हैं। अट्रैक्शन फोर्स मतलब, हाँ बिल्कुल अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, यानी इनका काम खींचना है केवल अपने आप, अपने ओर, ना कि भगाना है। यानी एक कण दूसरे वाले कण को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर क्या करेगा, खींचेगा, दूर नहीं भगाएगा। धरती मैया किसी को अपनी ओर खींचेंगी, दूर नहीं भगाएंगे। ठीक है, तो चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया और चाहे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स हो गया, दोनों का नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है, हमेशा अपनी ओर खींचने का, दूर नहीं भगाते ये। ठीक, इन दोनों फोर्सेस की मैंने बात की थी और ये बताया था कि देखो यार, ग्रेविटेशनल फोर्स हर ऑब्जेक्ट पे लगेगा, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगने के लिए चाहिए ही क्या भाई, उनके पास मास होना चाहिए, यही तो होना चाहिए, मास। एक सेकंड रुकेंगे, लाइट चली गई, अभी आ गई लाइट। लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट है। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे M1 M2 जो है मास है। अगर M1 M2 यानी किसी ऑब्जेक्ट के पास मास रहेगा तो फिर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये बताइए, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि ये पदार्थ है तो उसके पास द्रव्यमान तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब फोर्स लगेगा ही लगेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के पास यदि द्रव्यमान है, मास है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा। इन दोनों मास में से एक द्रव्यमान उसका रहेगा और एक दूसरा द्रव्यमान जो उसको उसके ऊपर लगा रहा होगा। तो धरती मैया दूसरा द्रव्यमान बन जाएंगी और पहला द्रव्यमान इस मार्कर का, सपोज कर लो ये मार्कर है, इस मार्कर को कौन खींचेगा, धरती मैया। अच्छा, ये दूसरा वाला मार्कर इसको खींच रहा होगा, मैंने इसको भी एक्सप्लेन किया हुआ, अभी फिर से समझो। ये मार्कर इस मार्कर को खींच रहा होगा, बिल्कुल। न्यूटन साहब ने ये बोला हुआ है कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच उनके पास मास है, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। तो ये वाला इसको खींचेगा, लेकिन प्रॉब्लम है कि इन दोनों को कौन खींच रहा है, धरती मैया। तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे फ्रीली छोड़ दूंगा तो ये दोनों आपस में अगर मान लीजिए धरती मैया को हटा दूं, मैं ऐसे जगह पे ले जाऊं कि जहां पे सिर्फ और सिर्फ ये दो मार्कर है, तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये एक दूसरे को क्या कर लेंगे, खींच लेंगे। लेकिन जब मैं धरती पे हूं तो सबसे ज्यादा द्रव्यमान कौन है, किसका है, धरती मैया का, तो सबसे ज्यादा बल वही लगाएंगी ना, तो इसका मतलब वो खींच लेंगी। जो ही मैं इसको यहाँ पे रखूंगा, यहाँ से छोड़ूंगा, तुरंत कौन खींच लिया, धरती मैया खींच ली कि नहीं खींच ली, क्योंकि सबसे भयंकर फोर्स कौन लगा रहा है, धरती मैया। तो इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट आपस में यहाँ पे चिपकी नहीं पाता है, वो सब कहाँ चला जाता है, नीचे, क्योंकि सबसे भयंकर फोर्स धरती मैया लगा रही है। तो हर एक ऑब्जेक्ट पे इस धरती के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये बताओ, मैं चाहूंगा तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को चाहूंगा तो खत्म कर दूंगा। ये टैबलेट है मेरा, इस पे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। ऐसे जब यहाँ पे आओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, बिल्कुल सर, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर कोई भी शेप है, मैंने इसके पहले में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, जब भी किसी के पास कोई शेप है तो इसका मतलब इसके पार्टिकल आपस में बंधे होंगे, और बंधे होंगे तो इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा ही होगा। ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है, सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए उसके कण ज्यादा चिपके होते हैं। लिक्विड के अंदर थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए थोड़ा दूर दूर हो जाते हैं, और गैस के अंदर थोड़े ज्यादा कम हो जाते हैं, तो इसलिए ट्रैवल करने लगते हैं, लेकिन एकदम खत्म नहीं हो जाता है ना, थोड़ा बहुत रहता है जो क्या करता है, उनको खींच के रखे रहता है। समझ आई बात। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कब घटता है, कब घटता है बताइए, कब घटेगा, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे। ध्यान देना, यहाँ पे दूरी बढ़ाओगे तो घटेगा, दूरी बढ़ाओगे तो घटेगा, दूरी घटाओगे तो बढ़ेगा फोर्स, और द्रव्यमान बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, द्रव्यमान घटाओगे तो घटेगा। यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स किससे मतलब परिवर्तित होता है भाई, तो ये परिवर्तित होता है एनर्जी से। क्या, किससे एनर्जी से। जितना ज्यादा एनर्जी दोगे, यानी ये डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ाओगे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, कम। और जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी पार्टिकल के पास, उतना ज्यादा क्या होंगे, ज्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होंगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन कराने वाली एनर्जी। कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। मैं अगर दौड़ना चाहता हूं तो मुझे कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी। पंखा घूम रहा है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर अगर चाहती है घूमना, मोशन करना, दौड़ना, इसका मतलब उसको क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी। अगर एक पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं है तो इसका मतलब वो एकदम चिपके रहेंगे, शांत रहेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। तनी एक एनर्जी दे दीजिए तुरंत दौड़ना स्टार्ट, है कि नहीं है। छोटे बच्चों के पास एनर्जी नहीं रहती, चुपचाप सो जाते हैं, देखते हैं ना। आज फिर जब सो के उठते हैं तो बूस्टेड रहते हैं, एकदम भयंकर एनर्जी रहती है, उसके बाद तहलका मचाते हैं, है कि नहीं है, क्योंकि उनके पास एनर्जी आ चुकी है। एनर्जी नहीं रहेगी, थक जाएंगे, तुरंत सो जाएंगे। जो ही फिर एनर्जी आई फिर स्टार्ट, वही सेम कहानी है, ठीक है। पार्टिकल को एनर्जी दोगे तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, वो दूर दूर भागेंगे। एनर्जी नहीं रहेगी, चुपचाप आग बैठ जाएंगे एक पास, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। तो इन दोनों फोर्सेस को मैंने इससे पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, अभी भी एक्सप्लेन कर लिया। और ये दोनों फोर्सेस हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर लगी रहे हैं, तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड फोर्स पे, जिसका नाम है, क्या नाम है इसका, नाम है थर्ड फोर्स। अगर मैं बात करूं, थर्ड फंडामेंटल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, चलिए देखते हैं हम लोग। इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय बल। इस बल को मैं एक्सप्लेन करने के लिए इन दोनों को दो, मतलब इस पूरे टर्म को दो पार्ट्स में लेके जाऊंगा। इस पूरे को कितने पार्ट्स में लेके जाऊंगा, दो पार्ट्स में। यार देखो, इसमें लिखा है विद्युत चुंबकीय बल। इसका मतलब यहाँ पे है, एक है तो विद्युत बल है, एक कौन सा है, विद्युत बल है, और एक कौन सा है, चुंबकीय बल है। मतलब तो यही है ना, एक तो विद्युत बल है और एक तो चुंबकीय बल है। यानी एक तो इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स है, इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स है, और एक तो है मैग्नेट वाला फोर्स, यानी मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। ये भी क्या है भैया, ये भी फंडामेंटल फोर्सेस है, यानी इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास भी है, ये कब लगेगा, ये कब लगेगा, अच्छे से सुनते जाएंगे तो अपने आप मैं समझ करा दूंगा। ये विद्युत बल कब लगेगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट के पास क्या होगा भैया, चार्ज। क्या होगा, चार्ज। चार्ज मतलब आवेश, आवेश। तो आवेश होगा तो इसका मतलब उसके पास क्या आ जाएगा, उसके पास कौन सा बल आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स, ठीक है। समझना मतलब क्या है चार्ज का। चार्ज मतलब एक ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे चार्ज बॉडी को क्या करता है, रिपेल करता है। रिपेल मतलब दूर भगाता है, या खींचता यानी अट्रैक्ट करता है। मान लो कि मैंने बोला ये रहा ए, ये रहा बी वाला बॉडी, दो बॉडी है, इसके ऊपर भी मैंने मान लिया चार्ज, इसके ऊपर भी मैंने मान लिया चार्ज है। तो ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है। ये चार्ज वाला चार्ज नहीं है कि वो चार्ज वाला चार्ज पी लेते हैं हम लोग, पीने वाला चार्ज आता है ना चार्ज, तो पी लेंगे तो तुरंत आ जाएगी एनर्जी और उसके बाद वो चार्ज हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। या बैटरी फुल वाला चार्ज वाली कहानी नहीं चल रही है, ऐसे समझिएगा। ए और बी पे चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो इसका मतलब ये ए बी को अपने चार्ज के कारण या तो ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, या तो दूर भगाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, चार्ज। अब एक क्वेश्चन है मेरा, ये अगर इसके ऊपर चार्ज आ रहा है तो देखो कैसे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मान लो ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ था, इसके ऊपर कोई चार्ज था। पहली बात तो समझ लो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस। ये सब हम लोग पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा बेसिक है। चार्ज वो प्रॉपर्टी है, फिर से चार्ज वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, किसी दूसरे चार्ज बॉडी को क्या करता है, रिपेल करता है या अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ठीक, चार्ज कितने टाइप के, दो, प्लस और माइनस। अब यहाँ पे ये भी पकड़ना होगा आपको कि प्लस प्लस वाले को देखा गया है कि एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। रिपेल करने का मतलब दूर भगाते हैं, रिपल्सन होता है, दूर भगाते हैं। प्लस और फिर से ऐसे ही माइनस माइनस वाले हैं तो वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन प्लस माइनस हो गया या माइनस प्लस हो गया, इन दो बॉडी हैं, एक ए और बी। तो अगर मान लीजिए ए मेरा प्लस है, बी वाला भी प्लस है, तो इसका मतलब दूर भागेंगे वो एक दूसरे से। ए वाला माइनस है, बी वाला माइनस है, तो भी क्या करेंगे, दूर भागेंगे। एक प्लस है, दूसरा माइनस है, तो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। फिर से वैसे ही अगर एक माइनस है, एक प्लस है, तो भी क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, पास आएंगे, ठीक है।
ये बेसिक फंडा है, बेसिक फंडा, यानी सेम टाइप के चार्जेस हैं अगर दोनों बॉडी पे तो दूर भागेंगे, और एक ही अपोजिट चार्जेस हैं तो वो क्या आएंगे, पास आएंगे। तो मैंने मान लिया यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के पास प्लस चार्ज है, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास माइनस चार्ज है, तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो एक चार्ज यहाँ पे था, रुका हुआ था, ये दूसरा वाला चार्ज है, मान लेता हूँ ये बी वाला पार्टिकल है, इसको हटाओ, ये बी है, बी पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज, ये यहाँ पे रखा था, ये यहाँ पे रखा था, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आगे ला के रख दिया, सपोज कर लो पहले यहाँ पे था, कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा आगे खिसका के यहाँ पे कर दिया, बस खिसका के यहाँ पे रख दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैंने ये देखा कि भैया ए वाला जो है, ये ए वाला इस बी वाले को अपनी ओर खींच रहा है, ए वाला बी वाले को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। ए वाला अपनी आपको ए वाला बी वाले को अपनी ओर क्या कर रहा है, खींच रहा है। खींचने से क्या होगा सर, ये दौड़ता हुआ क्या करने लगेगा, भागने लगेगा ये चार्ज किसकी ओर, ए की ओर। अब समझना क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो ये रुका हुआ था तो इसकी स्पीड क्या थी, 0, यानी इसकी स्पीड 0 थी। लेकिन जब इस ए ने खींचा तो इसकी स्पीड में बढ़ोतरी हुई कि नहीं हुई है, ये दौड़ने लगा ना, इसका मतलब इसकी स्पीड बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, यानी स्पीड 0 मतलब रुका हुआ का मतलब रेस्ट में था पहले, अब जब इसने खींचा तो क्या हो गया, ये मोशन में। यानी शुरुआत में बॉडी किस में थी, रेस्ट में, और बाद में किस में हो गई, मोशन में। क्या हुआ है यहाँ पे सर, इसके स्टेट में चेंज हो गया, अवस्था में क्या हो गया, परिवर्तन। रेस्ट से ऑब्जेक्ट किस में चला गया, मोशन में। और सर अगर रेस्ट से मोशन में गया है तो इसका मतलब कौन आया है, फोर्स, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना, कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज आता है उसके नेचुरल स्टेट में, यानी रेस्ट से मोशन में जा रहा है ऑब्जेक्ट या मोशन से रेस्ट में आ रहा है, तो कौन आया होगा, हम ऐसे ही तो पहचानते हैं कि फोर्स है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, कोई फोर्स आया हुआ है, और वो जो फोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी वाला फोर्स है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, विद्युत स्थितिकी बल, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, समझना है ध्यान से। यानी एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगाती है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, तो ये फोर्स उनके बीच में लगता है जिनके पास एक प्रॉपर्टी होती है। देखो यहाँ भी प्रॉपर्टी कौन सी होनी चाहिए, तभी लगेगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या रहेगा, चार्ज, यानी चार्ज ऑब्जेक्ट है तब लगेगा ये वाला फोर्स। और अगर उसके पास प्रॉपर्टी है कौन सी, मैग्नेटिज्म की, चुंबकत्व की प्रॉपर्टी है जिस ऑब्जेक्ट के पास, उसके अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, चुंबकत्व। तो चुंबकत्व की प्रॉपर्टी का अर्थ क्या है, एक ऐसा गुण जिसके कारण एक पदार्थ दूसरे इसी गुण वाले पदार्थ को या लौह चुंबकीय पदार्थ को, फेरोमैग्नेट सब्सटेंस को, जिसके अंदर लोहा मिला हो, उस पदार्थ को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है या दूर भगा रहा है। मैंने बोला एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, कौन सा गुण है, मैग्नेटिज्म है। क्या है, मैग्नेटिज्म का गुण है। मैग्नेटिज्म के गुण के कारण वो क्या करेगा, जो भी दूसरा इसी गुण वाला मिलेगा उसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। पहला किसको, जिसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। दूसरा, अगर इसको आयरन वाला मिल गया तो आयरन वाले को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। दो बातें अच्छे सुनना, फिर से। चुंबकत्व तो क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इन विच अ सब्सटेंस अट्रैक्ट आर रिपल टू सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस आर अट्रैक्ट टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस या आयरन मेड सब्सटेंस। सिंपल मतलब क्या है, मतलब ये है कि एक पदार्थ जिसके पास ये गुण आ जाता है चुंबकत्व का, कि इसके कारण वो क्या कर सकता है, अगर ये गुण आ गया तो इसका मतलब वो क्या कर सकता है, सेम टाइप यानी दूसरे चुंबकत्व वाले गुण के पदार्थ को अपनी ओर खींच सकता है या दूर भगा सकता है। और अगर उसको आयरन वाला लोहे से बनी कोई वस्तु मिल गई तो उसको क्या कर लेगा, वो खींच लेगा। चुंबक देखा आप लोगों ने, तो चुंबक में आप जब देखेंगे तो एक चुंबक दूसरे चुंबक को खींच भी सकता है और ढकेल भी सकता है, लेकिन जब लोहा उसको दिखाई देगा तो हमेशा वो क्या कर लेगा, चिपकाएगा। ठीक है, अब वो खींचेगा कब और दूर कब भगाएगा दूसरे पदार्थ को, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, वैसे ही चुंबकों के दो प्रकार के ध्रुव होते हैं, पोल होते हैं। यानी चुंबक, यहाँ पे बात किसकी हो रही है भैया, चुंबक की। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं बाबू, दो, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ। किसी भी चुंबक को आप लोगे
और उसको अगर फ्रीली आप एक रस्सी से बांध के ऐसे लटकाओगे, फ्रीली ऐसे लटका दो रस्सी से बांध के, तो जब लटकाओगे तो हमेशा वो जो होगा वो मतलब वो चुंबक जो होगा हमेशा नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में रुकेगा। हमेशा किस डायरेक्शन में रुकेगा? नॉर्थ से साउथ में। मतलब ये चुंबक है, सपोज कर लो मैंने मान लिया कि क्या है, ये चुंबक है, मैंने इसको क्या किया, लटकाया ऐसे किसी से बांध के, रस्सी से लटका दिया, लटकाऊंगा तो ऐसे घूमते घामते 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 रुकेगा किधर? हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर। ये नॉर्थ और साउथ है सपोज कर लो। तो जो इसका सिरा नॉर्थ की ओर रुका हुआ है वो कहलाएगा नॉर्थ पोल, और जो सिरा इसका साउथ की ओर रुका है वो इसका साउथ पोल कहलाएगा। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन है, ये हमेशा हर चुंबक के अंदर होता है कि उसको अगर स्वतंत्रता पूर्वक यानी फ्रीली लटकाओगे तो हमेशा वो कैसे रुकेगा? नॉर्थ से साउथ की ओर। अब उसका क्या कारण है, वो कारण हम लोग अच्छे से जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके कई सारे कारण नजर आएंगे। तो फिलहाल में आप याद रखेंगे कि कोई चुंबक है तो चुंबकों के अंदर ये दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ठीक है, अब मान लो मैंने एक चुंबक लिया, यहाँ पे एक चुंबक ऐसे लिया, तो इस चुंबक के अंदर दो पोल होंगे, एक नॉर्थ होगा और एक साउथ। ऐसे यहाँ पे एक दूसरा चुंबक लिया, इधर भी क्या होगा? नॉर्थ होगा और एक साउथ। तो मैं दो चुंबकों को जब एक पास लेके आ रहा हूँ और अगर वो सेम टाइप के पोल एक साथ मतलब सामने सामने हैं, यानी इधर भी साउथ है और इधर भी साउथ है, यानी साउथ साउथ वालों को मैं क्या कर रहा हूँ? पास लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं ऐसे दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे मैं अभी चुंबक भी दिखा दूंगा आपको, ध्यान से देखेंगे। तो मान लेता हूँ कि ये साउथ है, ये साउथ है, और ये इसका जो बॉटम पॉइंट है ये क्या है? बैक वाला पॉइंट जो नॉर्थ है। तो अगर मैं साउथ साउथ को लेके आऊंगा तो क्या करेंगे? दूर भागेंगे। क्या करेंगे? दूर भागेंगे। लेकिन मैंने पोल चेंज कर दिया, नॉर्थ साउथ लिया, तभी क्या होंगे? पास आएंगे। क्या होंगे? पास आएंगे। तो एक क्वेश्चन है मेरा, मान लो एक चुंबक है यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ये यहाँ पे रखा हुआ है, दोनों रेस्ट में है, लेकिन जो ही थोड़ा सा मैं अगर इसके पास लेके जाऊंगा, यहाँ पे छोड़ दूं, तो तुरंत ये क्या करने लगेगा? खींचने लगेगा, यानी अपने आप मोशन होने लगेगा। और अपने आप तो मोशन होगा नहीं भाई, ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, किस में चला गया? मोशन में। इसका मतलब कौन आया भैया? फोर्स आया कि नहीं आया? इसका मतलब फिर से यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यानी पे फोर्स लग रहा होगा ना। अब कौन सा फोर्स? तो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चुंबक को मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिखा देता हूँ। देखिएगा चुंबक, चूंकि देखिए यहाँ पे मैंने चुंबक बैग के अंदर पैसा चिपकाने के लिए रखा हुआ है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये दो चुंबक हैं, आप इन दोनों चुंबकों को देखे होंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जब मैं इसको इसके पास लेके आ रहा हूँ तो तुरंत ये क्या कर रहा है? इसको खींच ले रहा है। देखिए मैंने यहाँ से छोड़ा, तुरंत इसने खींच लिया, खींच लिया। अगर मैं ऐसे कर लूँ, अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे करके खींच रहा है, मैंने ऐसे करके ऐसे कर लिया, अभी मैं कर रहा हूँ, देखो नहीं जा रहा है, ये देख लो नहीं जा रहा है। तो इसको फील करो, ये नहीं चिपक रहा है, ये देखो बार बार इधर आके चिपकेगा, एकदम यहाँ पे नहीं चिपकेगा, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ऐसे चिपकाया, जबरदस्ती चिपकाया है, मैं जो ही यहाँ से छोड़ूंगा तुरंत ये दूर भगा देगा, देखो। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ऐसे सीधा करके किया, देखो ये चिपकाया हुआ है कि नहीं है, लेकिन जब मैंने इसको उल्टा कर दिया क्या हुआ है? ध्यान से देखो, ये दूर भगा रहा है, कह रहा है क्यों नहीं, सीधा तो नहीं चिपक सकते भैया, चाहे कुछ भी कर लो। देखो मैंने जबरदस्ती इसको चिपका दिया, देखो मैं जबरदस्ती कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है भाई, उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ मैं, जबरदस्ती कर लिया, जो ही मैं यहाँ से छोड़ूंगा, देखो छोड़ा, तुरंत भगा दिया, पोल चेंज। क्या हो रहा है भाई? ध्यान से देखना, यहाँ पे जब मैं ऐसे करके मिला रहा हूँ तो ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। ये पहले एक था, लेकिन जो ही तोड़ोगे तो इसका भी दो अलग पोल हो जाएगा और इसका भी। एक चुंबक को जब तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसके दो अलग अलग पोल हो जाएंगे, इसके नॉर्थ साउथ अलग, इसका नॉर्थ साउथ अलग। अब देखो ये नॉर्थ वाला इसके साथ चिपक गया, सॉरी ये नॉर्थ है, इसका क्या है, सपोज कर लो साउथ है, तो इसको देखो नॉर्थ साउथ चिपक गए, इधर भी नीचे भी एक नॉर्थ बन गया और एक साउथ, चिपक गए, हो गए, चिपक गए। देखो अभी मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तो काम चल जाएगा ना, चिपके रहेंगे, लेकिन बस मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और चेंज करने का मतलब ये वाला, इसका मतलब ये साउथ है तो ये भी क्या है, साउथ है, और ये अगर नॉर्थ ले रहा हूं तो ये वाला भी क्या है, नॉर्थ है। अब देखो ये नहीं चिपक रहा है, मैं चाह के भी नहीं चिपका सकता। ऐसा सोचिएगा मत कि मैं मजाक कर रहा हूँ या वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए छोड़ देगा, नहीं पकड़ेगा, समझ में आई बात? तो चुंबक के अंदर ये कहानी होती है। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दो चुंबकों के बीच में जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या कहलाता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इतनी कहानी जब आप लोगों को समझ में आ गई तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनकी कहानी, उनकी गाथा को और अच्छे से समझते हैं। देखिएगा
किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको जनरली नजर नहीं आएगा। मान लीजिए अगर मैं इस दो मार्कर को ले रहा हूं तो ये दोनों ऑब्जेक्ट ही तो हैं। अगर इनके पास कोई चार्ज होता तो ये आपस में एक दूसरे को चिपकाते या दूर भगाते, लेकिन ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। इसका मतलब ध्यान से मैं ऑब्जर्व करूं तो इस ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज नहीं है, और होता भी यही है। नेचुरली किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज नहीं होता, इस बात को आप याद रखेंगे। यानी प्राकृतिक रूप से किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई चार्ज नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ज या तो लाना पड़ेगा कुछ करके। जैसे आप लोगों ने कभी जीवन में देखा होगा, आप लोग रब करते हैं ऐसे बाल से, और छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं कागज के, और उनके पास जब लेके जाते तो चिपकाते तो चिपक जाते नहीं चिपक जाते। तो क्या हुआ, ये बॉडी जब आपने फ्रिक्शन लगाया इसमें, यानी घर्षण किया, रगड़ा ऐसे, तो इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज। अब ये चार्ज के कारण वो इसको क्या कर रहा है, अपने ऊपर अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है। समझ में आई बात? ये कहानी बनती है, समझ में आया ना? तो चार्ज जनरली नहीं आपको नजर आएगा। हर ऑब्जेक्ट नेचुरली विदाउट चार्ज होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उदासीन या न्यूट्रल। यानी हर ऑब्जेक्ट क्या होता है, न्यूट्रल। इसीलिए दोनों प्रॉपर्टी चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं नजर आएगी। मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी सभी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होती है, कुछ ही स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के पास होती है। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी सभी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होंगी। देखो चार्ज है, बॉडी के अंदर ही है। अभी बॉडी के अंदर जब जाओगे, देखो मैं कह रहा हूं ना कि इसको लाना पड़ेगा, लाना तभी पड़ेगा, यानी इसके अंदर होगा तभी तो। यानी इस बॉडी के अंदर ही है चार्ज वाली प्रॉपर्टी, लेकिन वो नेचुरली नहीं आएगी। जैसे कैसे होगा, जैसे मैं एक पदार्थ को ले रहा हूं तो इसके अंदर छोटे छोटे कण होंगे। इन छोटे छोटे कणों को मैं पकड़ूं बाबू, तो इनके भी अंदर छोटे छोटे कण होंगे। और ये देखना ध्यान से, एक पदार्थ के अंदर जो छोटे कण होते हैं उनको अणु बोलते हैं, और जो अणु होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं, परमाणुओं से। यानी अणु का मतलब मॉलिक्यूल्स, और परमाणु मतलब एटम। तो एटम से मिलकर बनते हैं। देखना यहाँ पे ये परमाणु है, ये क्या है, अणु है, यानी मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, ये एटम है। अब एक परमाणु के स्ट्रक्चर को देखोगे तो परमाणु का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है भैया। ये होता है बीच में उसका नाभिक, और उसके चारों ओर क्या होती है, बहुत सारी कक्षाएं बनी होती है, क्लासेस बनी होती हैं। इस नाभिक यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं दो लोग, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ये बहुत बेसिक बात है कि एक परमाणु के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो कितना चार्ज होता है इसके ऊपर, माइनस चार्ज, और प्रोटॉन के ऊपर करोगे तो प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन क्या होता है, जीरो चार्ज वाला होता है, ना इसके पास माइनस है ना ही प्लस है। तो ध्यान देना, ओवरऑल इस न्यूक्लियस के अंदर देखा जाए तो पहली बात तो ये समझ लीजिएगा कि एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन पे मान लेते हैं माइनस चार्ज है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो एक बात और समझ लेना, दो बातें यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। एक तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, पहली बात। दूसरी बात, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन उतना ही चार्ज किसका है, प्रोटॉन का, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन। बस प्रॉब्लम क्या है कि एक ठो माइनस में और एक ठो प्लस में। अब कितना होता है, माइनस में इसका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और इसका होता है प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन के पास -10 रुपया है तो प्रोटॉन के पास कितना होगा, +10 रुपया। तो अगर मैं टोटल देखूंगा कितना हो रहा है इन दोनों का पैसा मिला के, तो कितना हो गया, 10 में से मतलब एक माइनस में प्लस में, तो क्या हो गया, 0 होगा कि नहीं होगा। यानी एक एटम के अंदर टोटल चार्जेस देखूंगा तो क्या आएगा, 0। क्यों 0 होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उतना ही प्रोटॉन पे, लेकिन जितना माइनस, एक पे माइनस है तो दूसरे पे प्लस है। वही सेम होगा ना भाई, टोटल एटम के अंदर चार्ज देखूंगा तो क्या आ गया, 0। तो अगर एटम के ऊपर 0, तो एटम जिनके अंदर है उनके ऊपर 0, और वो जिनके मतलब ये लोग जिनके अंदर है उसके ऊपर 0। मेरी बात समझ पा रहे हो? एटम के अंदर टोटल चार्जेस क्या होते हैं भैया, 0। क्यों 0 होते, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बस क्या होता है, प्लस में होता है और ये माइनस में। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास -10 रुपया है, और यहाँ पे प्रोटॉन के पास फिर से वही चीज लिख रहा हूँ, +10 रुपया है। मैथ थोड़ा सा तो आता होगा भैया, 10 में से 10 घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, है ना। तो इसका मतलब टोटल चार्जेस 0। तो एक एटम के ऊपर 0, तो बहुत सारे एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, तो इसका मतलब पूरे मॉलिक्यूल पे 0, क्योंकि सभी एटम 0 है। पूरे मॉलिक्यूल्स पे 0, तो इसका मतलब पूरे सब्सटेंस के ऊपर 0, क्योंकि पूरा सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना है, तो पूरे मॉलिक्यूल 0 हो जाए, चार्जेस वाले हैं, तो पूरा सब्सटेंस क्या हो गया, 0। क्लियर है ये बात?
हाँ या ना, कि क्यों किसी बॉडी के अंदर चार्ज नहीं होता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, घर्षण करते हैं, तो क्या होता है, तो अंदर एनर्जी जाती है और एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डिसबैलेंस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है या आ जाता है। तो उससे क्या होगा, उससे इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या में क्या आ जाएगा, डिसबैलेंस, यानी इलेक्ट्रॉन या तो बढ़ जाएंगे या तो घट जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 10 थे, एक तो फरार हो गया, अब कितने हो गए, 9 ठो है। तो इसका मतलब 10 में से 9 घटाऊंगा, कितना बचेगा भैया, 1। प्लस की माइनस, सर प्लस, क्योंकि प्लस में से घटाते हो तो प्लस वाला आएगा, प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस एक चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, यानी इसके ऊपर क्या आ गया, इस पूरे एटम के ऊपर कैसा चार्ज आ गया, प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इस एक एटम के ऊपर होगा तो बाकी सभी एटमों के ऊपर होगा, तो बाकी सब पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो मॉलिक्यूल्स के ऊपर होगा और फिर उसी कारण पूरे पदार्थ के ऊपर ये चार्ज आ जाएगा। समझ में आया, तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। समझ में आई बात, यानी जब आप किसी को एनर्जी देते हो, किसी मतलब मैं यहाँ पे रगड़ रहा हूँ, तो रगड़ने से क्या होगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं, उनके अंदर के जो एटम हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी, मतलब रगड़ोगे तो एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी इसके पास, तो उस एनर्जी को पाने से या तो इलेक्ट्रॉन भाग जा रहा होगा या तो आ जा रहा होगा। समझ में आई बात, यानी एक एटम से इलेक्ट्रॉन कूद के दूसरे में चला जा रहा होगा या फरार हो जा रहा होगा। सिंपल बात है, जब हम रगड़ते हैं तो होता यही है, होता ये है, जब ऐसे रगड़ूंगा मैं तो यहाँ पे रगड़ने से इस बाल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो वाले एटम ट्रांसफर होकर किस पे चले जाते हैं, इस पे, इस बॉडी के ऊपर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आ गया चार्ज। भाई इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई, मान लो यहाँ पे 10 थे पहले, अभी कितने हो गए, 12। प्रोटॉन तो कभी चेंज होंगे नहीं, देखो प्रोटॉन कभी नहीं चेंज हो सकते, क्योंकि प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन इनको बहुत अच्छे से बांध के रखता है। अभी हम समझेंगे किस फोर्स के थ्रू, तो जाने देगा ही नहीं जाने देगा, जब वो जाने नहीं देगा फिर बंधे रहेंगे तो प्रोटॉन तो जा नहीं सकता, तो जाएगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो 12 में से 10 जाएगा, इसका मतलब क्या आ गया, -2 चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। तो एटम के ऊपर चार्ज तो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज, मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज तो सब्सटेंस के ऊपर चार्ज। तो यानी बॉडी के अंदर चार्ज भरा पड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक दिखाई नहीं देगा। और मैग्नेट वाले में स्पेसिफिक सब्सटेंस के, सभी सब्सटेंस के अंदर नहीं मैग्नेटिज्म पाया जाता है, ठीक है ना। जब वो क्या होंगे, उनके अंदर वो प्रॉपर्टी होगी तभी होंगे, ठीक है ना। हाँ, किसी पदार्थ को हम बना सकते हैं, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी मेटल है, उसके अंदर हम मैग्नेटिक वाला कंडीशन ला सकते हैं। जैसे कोई तार है ना, तार, उसके अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, करंट फ्लो कराते हैं, तो करंट फ्लो करने वाला जो तार होता है वो अपने आप मैग्नेट के रूप में काम करने लगता है, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर। जब कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसके अंदर जब हम तार में लाइट डालेंगे तो लाइट डालने से क्या होगा, लाइट डालने से ये होगा कि वो किसकी तरह काम करने लगेगा, मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लगेगा नहीं लगेगा, दो चार्जेस के बीच में तो फोर्स लग सकता है ना, अंदर तो लग सकता है ना, बिल्कुल। एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, चार्ज लगाता है, और वो फोर्स लगाता है, और वो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ध्यान देंगे। तो F = उसका कैसे निकालते हैं हम लोग, K/Q1 Q2/r², जिसमें Q1 और Q2 क्या है बाबू, चार्ज है, और r² क्या है, डिस्टेंस, क्या है, डिस्टेंस, इस प्लस और माइनस के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है कि आप याद ही रखो, बस आपको जनरली बता रहा हूँ। और K क्या होता है, आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, ये वाली। तो तीसरे नंबर का फोर्स समझ में आ गया। अब हम लोग चौथे नंबर के फोर्स पे चलते हैं और यहीं से शुरुआत भी हो जाएगी। चौथे नंबर की फोर्स की अगर मैं बात करूंगा तो चौथे नंबर का जो फोर्स होता है हमारे पास, वो होता है न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लगता है भैया, चौथे नंबर का जो फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स होता है, और न्यूक्लियर फोर्स लगता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस बिटवीन प्रोटॉन से प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन के बीच में, इनके बीच में, न्यूट्रॉन से न्यूट्रॉन के बीच में। तो प्रोटॉन प्रोटॉन पे लगा रहा होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे लगा रहा होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगा रहा होगा, छोड़ो हटाओ, सिंपल बात, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, ठीक है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच। ध्यान से देखना, ये रहा एटम, देखो ये एटॉमिक लेवल पे मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर पदार्थ किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे कण से। सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, एटम। उस एटम के अंदर देखोगे तो क्या होगा, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके बाहर कौन घूम रहे होते हैं, आवारा की तरह, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, ये कहीं नहीं जाते हैं भाई,
कहीं नहीं जाते हैं, चुपचाप वहीं पे रहेंगे। अगर इनको निकाल दिया भूल के भी तो ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो एटम बम बनता है, हाइड्रोजन बम बनता है, ये सब कहाँ से बनता है? इनके अंदर से इन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को निकालने से। इलेक्ट्रॉन निकलेगा कोनो टेंशन नहीं है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आवेश आएगा, लेकिन ये निकलेगा खतरनाक, पूरा तबाही मचा देगा। आई बात समझ में? तो ये नहीं निकलता है। काहे नहीं निकलता है? क्योंकि बहुत भयंकर फोर्स से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। बहुत भयंकर फोर्स से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। इतना भयंकर फोर्स होता है, इतना भयंकर फोर्स होता है, तन को फोर्स वायर से और हुआ ना तो गए। सर भयंकर फोर्स है मतलब? हाँ, आप खुद ऑब्जर्व करिएगा। मान लीजिए आप किसी चीज को, कोई ट्रक है, खाई में फंसा, उसको निकाल रहे हैं आप, ठीक है, कम से कम 100 लोग मिलके एक रस्सी बांधे, रस्सी बांध के खींच रहे हैं तो भयंकर फोर्स तो लगाया ही होगा। अचानक से रस्सी टूट गई तब? अभी आप यहां पे थे, पूरा पावर लगाए, यहां से खींच रहे हैं, लेकिन अचानक से जो ही आपकी रस्सी टूटी तो जितना फोर्स है वो कहां चला जाएगा? पीछे। तो आपको फील होगा यार ये बहुत भयंकर फोर्स लगा था। जितना तेजी से खींचते हैं उतना तेजी से आप पीछे चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? समझ में आ रहा है ना? तो वहां से आप पकड़ सकते हो। ऐसे ही समझो, यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भयंकर फोर्स से बने हुए हैं, और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल बोलते हैं। ठीक है, इस बल को, ये सबसे दुनिया का सबसे, यानी इस यूनिवर्स के अंदर सबसे तगड़ा फोर्स कौन सा है? यही है। क्योंकि अगर ये फोर्स के अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस लाए आपने, फोर्स थोड़ा सा भी कम बेसी हुआ तो इसका मतलब कम ज्यादा हुआ तो तबाही आ जाएगी। ठीक है ना? तो भयंकर फोर्स कौन सा है? तबाही वाला फोर्स यही वाला, क्योंकि भयंकर है इसमें। स्ट्रेंथ फोर्स की क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को क्या करता है? एकदम होल्ड करके रखता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन को क्या करता है? होल्ड करके रखता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। चारों फोर्सेस समझ में आ गए। ये बताइए, चारों फोर्सेस किसी ऑब्जेक्ट के अंदर लग रहे होंगे? नहीं लग रहे होंगे? लग रहे होंगे। क्या हमको कुछ करने की जरूरत है? एक चुंबक है तो अपने आप लग रहा होगा फोर्स, हम लगाएंगे नहीं, है ना? वो चुंबक में अपने आप लग रहा होगा। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स वो अपने आप लग रहा होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स 100% लग रहा होगा। न्यूक्लियर फोर्स अपने आप लग रहा है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना है। हम चेंज लेके आएंगे तो तबाही आएगी हर जगह। यानी चेंजेस तब आएंगे जब हम चेंज करेंगे, नहीं तो ये फोर्सेस तो ऑलरेडी लग रहे हैं। ठीक है, हाँ या ना? तो आप लोगों ने ये चारों फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस अच्छे से समझ लिया। आई होप अगर कोई भी डाउट होगा तो आप बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।